नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। दिल्ली पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी की नजर अब मध्य प्रदेश और राजस्थान पर है। पार्टी ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। दिल्ली और पंजाब के बाद मध्य प्रदेश में फ्री की राजनीति चल पाएगी। क्या दिल्ली पंजाब की तरह मध्य प्रदेश में 2023 में बीजेपी कांग्रेस को मात देकर आम आदमी पार्टी की सरकार बना पाएगी? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में आखिर चुनावी शंखनाद की बात होगी। तो ज्यादा समय बचा नहीं है और इसी साल के आखिर में होने वाले हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव, और चुनाव के लिए सियासी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी की भी नजर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पर बनी हुई है। आम आदमी पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भोपाल की भेल दशहरा मैदान में पहुंचे। पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने प्रदेश की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस और बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। दरअसल आम आदमी पार्टी देश की इकलौती ऐसी पार्टी है जो बहुत कम समय में लोकप्रिय हुई है। साल 2013, 2015 और 2020 में दिल्ली में और 2022 में पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। अब इसी बात से उत्साहित अरविंद केजरीवाल की नजर मध्य प्रदेश और राजस्थान पर है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल राजस्थान में गए और उसके बाद आज यानी कि मध्य प्रदेश में वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर दिया। भोपाल में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने केंद्र और राज्य सरकार को जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारें बेची जाती हैं और खरीदी जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ कहा। एक बार उनकी कुछ बातें सुन लीजिए, उसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा में इंडिया न्यूज के एडिटोरियल डायरेक्टर आलोक मेहता जी होंगे। इसके साथ साथ और भी हमारे साथ मेहमान हैं। अभिलाष खांडेकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने आज क्या कहा, यह सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार है, व्यापम घोटाला। मुझे लगता है आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला होगा। कोई कह रहा 8,000 करोड़ का, कोई कह रहा 10,000 करोड़ का। 45 से ज्यादा लोग मर गए। प्रधानमंत्री जी ने किसी को जेल नहीं भेजा। क्यों? अपने थे सारे, अपने थे सारे। प्रधानमंत्री जी को मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, व्यापम घोटाला दिखाई नहीं दिया। कोई मेरे को कह रहा था यहां पे एक WCD वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट, उसमें 100 करोड़ का घोटाला हो गया। मामा जी उसके मंत्री हैं। उसमें फर्जी आंगनवाड़ी, फर्जी लाभार्थी, सारा फर्जीवाड़ा। 2200 करोड़ का कटनी हवाला। मेरे को आज मैं आ रहा था, कई सारी लिस्ट देके गए हैं लोग, इतने घोटाले, इतने घोटाले। किसी को जेल नहीं भेजते प्रधानमंत्री जी, किसी को जेल नहीं भेजते। दिल्ली के हमारे काम की बात पंजाब पहुंची तो पंजाब में लोगों ने 117 में से 92 सीट दे दी, 92 सीट। दिल्ली के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब के अंदर हमने सबकी बिजली मुफ्त कर दी। मध्य प्रदेश एक मौका देके देखो, आपकी भी बिजली मुफ्त कर देंगे। दिल्ली के अंदर हमने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए, गरीबों के बच्चों को शानदार शिक्षा मिल रही है। कभी सोच नहीं सकते थे, सरकारी स्कूल तो टेंट में चलते हैं, सरकारी स्कूल तो टूटे फूटे होते हैं, मास्टर आता नहीं है, बच्चे पढ़ते नहीं हैं, गरीब में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं। सब बदल दिया दिल्ली के अंदर। क्रांति आ रही है सरकारी स्कूलों में दिल्ली में। वो क्रांति अब पंजाब में शुरू हो गई। मान साहब शानदार काम कर रहे हैं, सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वालों, एक मौका देके देखो, आपके बच्चों का भविष्य बना दूंगा मैं। दिल्ली के अंदर गली गली में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिए हमने। सारे सरकारी अस्पताल एयर कंडीशनड बना दिए, सबका इलाज मुफ्त कर दिया दिल्ली में। अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे 5 रुपए की क्रोसिन लेनी हो, टेबलेट लेनी हो, या 5 लाख रुपए, 50 लाख रुपए का ऑपरेशन,
सब कुछ मुफ्त है। दिल्ली में कर दिया। मान साहब ने अब 500 मोहल्ला क्लिनिक, अभी 1 साल भी नहीं हुआ, दिल्ली में मेरे को 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 5 साल लग गए। भगवंत मान ने 1 साल में 500 क्लिनिक, मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। मध्य प्रदेश वालों, एक मौका देके देख लो, आपका सबका इलाज मुफ्त कर दूंगा। सारे मध्य प्रदेश के लोगों का शानदार मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश से कुछ लोग मेरे से मिलने के लिए आए। उनसे मैं बातचीत करने लगा। मैंने उनसे पूछा, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो कोई बोला जी भ्रष्टाचार, कोई बोला बेरोजगारी, क्या बोल रहा हूं, मामा, उस पे आ रहा हूं मैं, अभी उस पे भी आ रहा हूं। लोग कह रहे हैं कि मामा सबसे बड़ी समस्या है। तो कोई बोला भ्रष्टाचार, कोई बोला बेरोजगारी, कोई बोला महंगाई, कोई बोला किसानों की समस्या। एक उनमें आदमी बोला, कहता है सर जी, हमारे मध्य प्रदेश में सरकारें बेची जाती हैं और सरकारें खरीदी जाती हैं, यह सबसे बड़ी समस्या है। कहता है आज हर मध्य प्रदेश का नागरिक, हर व्यक्ति अपने आप को बेबस महसूस कर रहा है। बोला जैसे ही चुनाव खत्म हो जाते हैं, एक पार्टी अपनी रेडी लेके निकलती है, एमएलए ले लो, एमएलए। तो चलिए विस्तार से चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि चुनावी शंखनाद था और आम आदमी पार्टी का, और आज उन्होंने एक संकेत दे दिए कि आने वाले समय में अगर वो मध्य प्रदेश के चुनाव में अपनी हर विधानसभा सीट से, जैसा कि उन्होंने आज पत्रकारों से बातचीत में घोषणा भी की है कि सभी 230 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, तो उनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे ये उन्होंने बता दिया। अब चर्चा कर लेते हैं। आलोक मेहता जी, जो कि एडिटोरियल डायरेक्टर हैं इंडिया न्यूज के, वो साथ हैं। अभिलाष खांडेकर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, आपने पूरे देश के तमाम राज्यों में काम किया है और दिल्ली में है, लेकिन मध्य प्रदेश आपके भी दिल में बसता है और हम सबके दिल में बसता है। तो आज अरविंद केजरीवाल जब वहां पर पहुंचे, अरविंद केजरीवाल ने एक संकेत दे दिया कि मध्य प्रदेश की विधानसभा चुनाव में मुद्दे क्या होंगे उनके और किस तरीके से वो चुनाव लड़ेंगे और किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में उपस्थिति को लेकर, अरविंद केजरीवाल की मध्य प्रदेश में उपस्थिति को लेकर आप किस तौर पर देखते हैं? देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश तो हमेशा सबका स्वागत करता है जी। आप जानते हैं वहाँ बंगाल का आदमी भी है, वहाँ पर तमिलनाडु का आदमी भी है, और इसलिए नर्मदा का पानी वहाँ से लेके गुजरात तक जाता है। अब गुजरात में चुनाव लड़के आए हैं और उसमें वहाँ पर जो परिणाम आया वो देखा ही था सबने। तो एक वोट परसेंट बढ़ा के ये सही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के धीरे धीरे नज़दीक कैसे पहुँचे, कांग्रेस को जहाँ जहाँ पराजित किया जा सके और बीजेपी को से लड़ते हुए दिखाई दे। लेकिन इसलिए मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश स्वागत तो करता है, लेकिन वहाँ ऐसे मुद्दे जिसको कह सकते हैं कि जो उन्होंने अभी उसको उठाया है वो बिहार नहीं है, वहाँ ज़मीनी काम करने की ज़रूरत होती है। देखिए मैं मध्य प्रदेश का हूँ, आप मध्य प्रदेश के, यदि हम दिल्ली में 40 साल से 50 साल से रह रहे हैं तो हम जाकर के वहाँ चमत्कार नहीं कर सकते, वहाँ का आदमी ही करेगा। उसी तरह से केजरीवाल जी के लिए अगले 10 वर्ष में वहाँ पर ज़मीन बन जाए वो अलग बात है, लेकिन आज भी शिवराज जी या दिग्विजय सिंह और जो दोनों पार्टियां हैं उनका ज़मीनी वर्षों एक एक गांव का चप्पा चप्पा अनुभव है, और ज़मीनी कार्यकर्ताओं के बिना कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। उनके दुख दर्द में कौन सहायता करेगा? हम दिल्ली में बैठे हम फ़ोन करके थोड़ी सहायता कर सकते, जो वहाँ पर आदमी है वही काम कर सकता है। तो केजरीवाल जी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होगी, उनकी नई पार्टी है, थोड़ा सा वोट परसेंट कहीं पर कुछ परसेंट मिल जाए, उस दृष्टि से वो राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान के लिए
वो पंजाब भी नहीं है। पंजाब में कोई विकल्प नहीं था ना, अकाली, कांग्रेस, बीजेपी तो वहाँ थी ही नहीं। यहाँ ये दो बड़ी पार्टियां हैं। और हिमाचल में तो देखिए, हिमाचल में क्या हुआ, हिमाचल में तो कांग्रेस आ गई, यदि बीजेपी का विकल्प बनती है। राजस्थान में भी ऐसा होगा, वो कल राजस्थान में भी सभा करके आए हैं। लेकिन हाँ, हम लोग एज ए ऑब्जर्वर ये कहेंगे कि अच्छा है जो मुद्दे को लेकर के वो गए हैं। और यदि अभी तो डर इस बात का है कि जो पूछताछ में कहीं अगले चुनाव आते आते अरविंद केजरीवाल जी लालू यादव की तरह जेल में न पहुंच जाए। जी, लालू यादव मुख्यमंत्री थे, उनको बीच में जाना पड़ा था, बाद में चाहे बाहर आ गए, फिर रहे 15 साल राज किया। और ये कहना कि हमारा कागज कुछ नहीं मिला है, इतना जरूर बताना चाहिए कि कागज तो बोफोर्स में भी वीपी सिंह ने कहा था कागज ये नहीं मिला था। तो कागज चिदम्बरम का कितना मिला, जिसकी अन्ना आंदोलन पे केजरीवाल जी आए हैं जी, उसमें कोई कागज और सबूत आज तक नहीं दिखा सके। तो ये कागज होना जरूरी नहीं है, परसेप्शन बनना और अदालत में मामले में सिद्ध होकर जेल में रहने के बाद तो जीतना मुश्किल होता है। और पब्लिक न्यायालय पे आज भी भरोसा करती है। राहुल गांधी का ये कहना सही नहीं है कि जुडिशरी खत्म हो गई, जुडिशरी आज भी है और लोगों का इरादा अभी भी, आज भी न्यायालय को लोग पूज्य मानते हैं, उसके न्याय को सही मानते हैं। जी, जी। अभिलाष खांडेकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिलाष जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित तो कर दिया और उन्होंने एक संकेत दे दिया, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी फ्रीबीज की पॉलिटिक्स करती है। भले ही सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई चल रही हो, तमाम राजनीतिक पार्टियां इस पर विचार कर रही हो कि फ्रीबीज भारतीय राजनीति के लिए आगे आने वाले समय में बेहतर नहीं है, बावजूद इसके कोई भी राजनीतिक पार्टी इससे अछूती नहीं है। और आज अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि हम सब मुफ्त शिक्षा भी आपको दे देंगे, उन्होंने कह दिया कि हम आपका मुफ्त इलाज भी कर देंगे, उन्होंने कह दिया हम पूरी बिजली भी आपको फ्री दे देंगे। जबकि सरकारें इसी से जूझ रही हैं और डिस्कॉम में जो तमाम सारी चीजें हैं, केंद्र सरकार इस बात को लेकर राज्य सरकारों को चिट्ठी लिख रही है कि जो बकाया पहले उसका भुगतान कीजिए वरना हो जाएगी। और उन्होंने ये भी कह दिया कि यहां कच्चे कर्मचारी बहुत हैं और कच्चे कर्मचारियों को हम पक्का कर देंगे, जिनकी संख्या लाखों में है। तो ये जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है, ये इस विधानसभा चुनाव में क्या वाकई कोई असर कर पाएगी? अभिलाष जी, देखिए, ऐसा है कि चुनावी घोषणाएं तो जनता भी जानती है चुनावी घोषणाएं हैं। मध्य प्रदेश में 20 साल से लगभग भारतीय जनता पार्टी का राज है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतते आ रही है। निश्चित रूप से आज दो मुख्यमंत्री आपके भोपाल में थे, आगे भी जाके सभाएं करेंगे। और मुझे लगता है कि जो दिल्ली का मॉडल है वो यहाँ अपनाना चाह रहे हैं, पंजाब का मॉडल अपनाना चाह रहे हैं। एक गलती मेरे ख्याल से केजरीवाल जी कर रहे हैं कि जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं या जहां पर लड़ने की कोशिश करी वो छोटे राज्य थे। पंजाब से दोगुना राज्य है, 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में। अलग अलग राज्य है, बुंदेलखंड है, मध्य प्रदेश के भीतर ही कह रहा हूँ मैं, मालवांचल अलग है, उसके बाद में बघेलखंड है, बहुत अलग अलग क्षेत्र हैं, वहाँ की समस्याएं अलग हैं। इन सारी समस्याओं को सामने ले जाना और फ्री बीज का लगातार अनाउंसमेंट करते जाना, डिक्लेरेशन, ये आगे चल के बहुत दिक्कत। हालांकि भारतीय जनता पार्टी भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी फ्रीबीज के अलग अलग रूपों का धारण करती है और कई सारी सुविधाएं लोगों को अलग अलग। मध्य प्रदेश में यदि लाडली बहना शुरू हो गई है तो आपने सुना होगा कि हर महीना 1000 एक महिला को, घर में यदि 2 महिलाएं तो महीना 2000, किसानों को 10,000। तो अलग अलग तरीके अपना रहे हैं लोग। बच्चों को स्कूल में साइकिल या बच्चों को लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन छत्तीसगढ़ ने दिए थे। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा, हर पार्टी अपने अपने राज्यों में फ्री बीज की। तो इकोनॉमिक्स वर्सेस पॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, तो उसके तरीके से तो ये फ्री बीज का जमाना आगे चल के बहुत घातक होने वाला है। और हम एक ऐसे समाज का निर्माण करने जा रहे हैं, अर्थात ये राजनीतिक पार्टियां जो लोगों को काम करने से दूर करती जा रही है, आलसीपना ये करती जा रही है और काम करने के लिए लोगों को प्रवृत्त करने के बजाय सब कुछ घर पर ला देने की। तो ऐसे में निश्चित रूप से इसके घातक परिणाम होंगे। रही बात राजनीति की, तो निश्चित रूप से एंटी इनक्यूमेंसी मध्य प्रदेश में कही जा रही है। लोग लगातार 17 साल से शिवराज सिंह जी का चेहरा देख रहे हैं। 2020 में जो सरकार 2018 में जो हार गई थी, वापस शिवराज जी मुख्यमंत्री बन गए हैं, अलग अलग घोषणाएं कर रहे हैं। लेकिन डिलीवरी सिस्टम या गुड गवर्नेंस की बात करें तो निश्चित रूप से बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं और उन्हीं को मेरे ख्याल से आज केजरीवाल जी ने उठाने की कोशिश की है। कुछ दिनों बाद वो इंदौर जाने वाले हैं, ग्वालियर जाने वाले, और भी जगह जाएंगे। तो निश्चित रूप से जैसा मेहता जी ने कहा कि वो नेशनल पार्टी बनने के लिए जो वोट परसेंटेज है उस पर भी एक उनकी आंख है। और मध्य प्रदेश में जो एंटी इनक्यूमेंसी है या कांग्रेस की जो कमजोरियां हैं उसको भी वो भाप कर धीरे धीरे आगे चलना चाहते हैं। अब ये बात अलग है कि क्या वो जेल जाएंगे
जिसके बारे में कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन जैसा उनका एक दाहिना हाथ जेल में चले गया है और आलोक जी ने भी कहा कि चुनाव आते आते इनके ऊपर क्या होगा, तो अलग बात है। लेकिन निश्चित रूप से शिक्षा के जगत में मोहल्ला और मोहल्ला क्लिनिक, ये दोनों चीज़ें जो दिल्ली की है, ये मॉडल के रूप में कई राज्य सरकारें भी चुपचाप उनको देखने जाती हैं, अफसर जाते हैं। मुझे मालूम है मध्य प्रदेश से भी कुछ अफसर वहाँ पर गए थे जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक का अवलोकन किया था और उसको स्टडी करने की कोशिश करी थी। हालांकि मध्य प्रदेश में उसको लागू नहीं किया गया है। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप पार्टी अलग करना चाहती है, लेकिन नई पार्टी है और वो पुरानी पार्टी जिसके पास काफ़ी पैसा भी है, संगठन भी बहुत जोरदार है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी कैसी लड़ पाएगी, ये देखना निश्चित रूप से हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी एक अलग नया अनुभव होगा मध्य प्रदेश। दो चीज, एक तो मध्य प्रदेश बड़ा है, दूसरा टू पार्टी है यानी कि बीजेपी और कांग्रेस है। अरविंद केजरीवाल ने जिक्र किया कि भाई आजादी के बाद से करीब 40 साल यहां पर कांग्रेस रही और 20 साल से ज्यादा में यहां पर बीजेपी रही। इन दोनों पार्टियों ने क्या किया? अब अगर ये आप कह देते हैं कि दोनों पार्टियों ने क्या कहा तो फिर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तमाम सारे हाईवेज हैं, पानी के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, एजुकेशन और महिला बाल विकास पर बहुत सारा काम हुआ है, सामाजिक सरोकार की योजनाओं पर बहुत काम हुआ है, बुंदेलखंड को अभी हाल ही में जो योजना केन बेतवा योजना जोड़ने वाली है उस पर बहुत सारा काम हुआ है, तमाम सारा काम हुआ है। लेकिन आलोक जी, एक चीज मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से अगर आप बुंदेलखंड बेल्ट को ले लें जो उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है, वो पूरा बेल्ट जो कि मुरैना से शुरू होता है और वो रीवा और सीधी तक पहुंचता है, वहां पर आप देखेंगे कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने काफी हद तक असर डाला और काफी सारे विधायक उनके जीत कर भी आते थे। लेकिन उन पार्टियों ने मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा कोशिश की नहीं अपने पैर फैलाने की। अब ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए, क्योंकि आज भी अगर वो उम्मीदवार खड़े करते हैं तो 10,000, 15,000, 17,000 वोट उनके उम्मीदवार लेते हैं। ऐसी स्थिति में दो पार्टियां जब बड़ी हैं तो क्या किसी तीसरी नई पार्टी की गुंजाइश है, वो भी आम आदमी पार्टी की? ऐसी संभावना आपको दिखाई देती है? मनोज जी, कुछ इलाकों में जैसे कहते हैं ना, यदि कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बुंदेलखंड यदि लगा हुआ है, यूपी जुड़ा हुआ है, आगरा के बाद यदि आप चले जाएं, झांसी के आगे चले जाएं, तो उस दृष्टि से कुछ पॉकेट्स में एक नई पार्टी का, चूँकि समाजवादी आपने सही नाम लिया, शरद यादव पुराने नेता थे वहाँ के, बल्कि छत्तीसगढ़ और साथ में जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तो बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक समय में इंदौर जैसे शहर में, मनोज जी, शायद हमारे नई पीढ़ी को नहीं मालूम होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी होमी दाजी वहाँ के सांसद होते थे। इंदौर जो गढ़ था, मैंने जनसंघ का भी और आरएसएस का भी एक समय, उस इलाके में 57 में होमी दाजी जीत के आते, कांग्रेस को भी नहीं जीतते थे। तो एक गुंजाइश होती है ईमानदारी के आधार पर भी। लेकिन मैं एक बात बताऊँ आपको कि इसके लिए, लेकिन यदि जैसा अभी हमारे खांडेकर जी कह रहे थे कि साहब ये मोहल्ला क्लिनिक को देखा जाए, मोहल्ला क्लिनिक केंद्र सरकार की स्वीकृति शुरुआत में जब उसका बजट दिया जाना था, लेकिन आयुष्मान, ये लोगों को यदि शिवराज जी बताएंगे कि भाई वहाँ पर आयुष्मान भारत दिल्ली में आज भी लागू नहीं है। दिल्ली में बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दुनिया भर के जो लोग हैं उनको आयुष्मान भारत की योजना लागू नहीं है। तो मोहल्ला में आप जाकर के हाथ का चेकअप करा लें, ब्लड प्रेशर दिखा लें, कोई दवाई लिखवा लें, टेस्ट का लिखवा लें। यदि 5 लाख रुपए जो गरीब को मिलता है, यदि वो नहीं मिलेगा तो क्या उसके आधार पर वोट मिलेगा? बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो योजना थी शिवराज जी की, बल्कि मोदी जी के आने से पहले भी उन्होंने शुरू कर दिया था। कुछ कन्याओं के विवाह के योजनाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि शिवराज जी की, आप ये कह सकते हैं भ्रष्टाचार मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, लेकिन जो ज़मीनी, जो लोगों को, गरीबों को जोड़ने की बात है, बिजली मुफ्त में किसको मिलती है? दिल्ली में जो किराए पे मजदूर रहता है उसको बिजली नहीं, मकान मालिक को बिजली का सब्सिडी का फ़ायदा है। ये लोगों को नहीं पता है। और ये कोई सबके लिए मुफ्त बिजली नहीं होती है, वो इतना आपका 300 यूनिट 200 यूनिट जब होगा तो ही आपको मुफ्त मिलेगी। तो जो ज़्यादा वहाँ पर बिजली का सप्लाई तो उससे ज़्यादा चाहिए जी। तो ये फार्मूले ऐसे हैं जिससे कि कठिन होगा। आयुष्मान भारत बंद कर दो, दूसरी स्कीम बंद करके उसके बल पर दूसरा शुरू हो जाए, तो अभी कन्विंस करने में कुछ वर्ष लगेंगे, ऐसा मेरा मानना है जी। अभिलाष जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि सीधा सीधा हमला उन्होंने किस पर किया? मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर। व्यापम का जिक्र किया उन्होंने, महिला बाल विकास का जो पोषण उसका घोटाले का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि हर आदमी मामा को हटाना चाहता है, यानी कि सीधा उन्होंने संबोधित किया। मामा लोकप्रिय हैं, मामा मध्य प्रदेश में अपनी एक पहचान बनाए हुए हैं, सीधे मामा को उन्होंने अटैक किया है।
और कहीं ना कहीं चाहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बात करो, कांग्रेस के लोगों से बात करो, भ्रष्टाचार इस विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा है और वो मुद्दा बड़ा बनेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि तेरा भ्रष्टाचार बड़ा या मेरा भ्रष्टाचार बड़ा, क्योंकि आप भी भ्रष्टाचार में तमाम सारे संकेत और तस्वीरें लेकर इस चुनाव में जा रहे हैं। तो इसको लेकर क्या स्थिति होगी? निश्चित रूप से जब एक राज्य का डिप्टी सीएम यदि जेल में हो भ्रष्टाचार के आरोप में, भले ही सिद्ध नहीं हुए हो, तब उनको ये मॉरली बहुत ज़्यादा तेज या ऊंची आवाज़ में वो मेरे ख्याल से इस चुनाव में जाने में आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि लोग ये प्रश्न पूछेंगे कि जब आप इनके ऊपर तो आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हो, आप कह रहे हो व्यापा में घोटाला हुआ। निश्चित रूप से हुआ था, सारे देश की मीडिया ने छापा था, बहुत सारे लोग अंदर गए थे, एक पूर्व मंत्री अंदर गए थे, बाद में मतलब जेल में गए थे और तमाम सारी चीज़ें हुई है। लेकिन ई टेंडरिंग का घोटाला हुआ और बहुत सारे घोटालों का जिक्र उन्होंने भी किया है और मध्य प्रदेश के अखबारों में लगातार छपता रहा है। पर क्या अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार को इतना बड़ा मुद्दा पूरे मध्य प्रदेश में बना पाएंगे ऐसे समय में जब उनका खुद का डिप्टी सीएम तिहाड़ जेल में होगा? तो ये देखने लायक बात होगी। और दूसरी बात ये है कि विकास के बारे में बात हो रही है तो मध्य प्रदेश में सड़क, बिजली, पानी के ऊपर निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह की सरकार जाने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी कुछ काम किया है। लेकिन अब लोग 17 साल में, 20 साल में एक ही पार्टी का चेहरा, उनकी घोषणाएं, अभी कुछ दिनों पहले आंगनवाड़ी सुधारने की घोषणा हुई, लाडली बहना की नई योजना शुरू हुई और बहुत सारी नई ऐसी योजनाएं। तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई पहले क्यों नहीं हो रहा? आंगनवाड़ी सुधारने के लिए मुख्यमंत्री को ठेला लेकर निकलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्या आंगनवाड़ियों का सुधार मुख्यमंत्री सेक्रेटरीट में बैठ के नहीं कर सकते थे क्या? पर मूल बात यह है कि परसेप्शन के पॉलिटिक्स में यदि आप पार्टी यदि कोई एक तीसरी पार्टी के या थर्ड फोर्स के रूप में मध्य प्रदेश में आ सकती है क्या, खड़ी रह सकती है क्या? कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार एक तरफ है और दिग्विजय सिंह, चूंकि आपने कहा उनके शिवराज सिंह क्योंकि उनके ऊपर अटैक हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी का शिवराज सिंह एक बहुत बड़ा और बहुत ही आदमकद का नेता है आज की तारीख में और उसके बाद दूसरे नंबर पर कोई दिखता नहीं है मध्य प्रदेश में। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से अटैक तो उन्हीं पे किया जाएगा और यदि मध्य प्रदेश में कोई कमियां हैं तो उसका ठीकरा तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री पे ही फूटेगा क्योंकि वो 17-18 साल से मुख्यमंत्री है। अब प्रश्न ये उठता है कि हाउ टू कन्वर्ट दी वोट्स, मतलब क्या आम आदमी पार्टी उनका वोट बेस, क्योंकि पिछले 2019 में उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, भोपाल से उनका कैंडिडेट जीता, उसकी जमानत जब्त हो गई और भी जगह से उन्होंने जो कैंडिडेट, अब 230 जगह पर उनके पास फंडिंग की व्यवस्था है क्या, उनके पास कार्यकर्ता है क्या, उनके पास संगठन है क्या, उनके पास नारे हैं क्या, लीडर्स कितने उनके पास, ये सब अभी समय आने वाला समय दिखेगा। अभी चुनाव में 6-7 महीने हैं अभी, पर निश्चित रूप से आज उन्होंने चुनावी बिगुल बजा दिया है। जी, चुनावी बिगुल बज चुका है। आलोक जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं क्योंकि बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं से मेरी बातचीत हुई थी, उनको एक बड़ी गलतफहमी है, इसे मैं गलतफहमी कहूंगा, आप बताएं कि ये गलतफहमी है कि नहीं। वो ये मानते हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की बी पार्टी है और हमें इससे फायदा होता है और कांग्रेस को इससे नुकसान होता है और मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। आपका आकलन क्या है? अविनाश जी से कह रहे हैं ना? जी आलोक जी, आपसे। अच्छा, मुझसे पूछा। हाँ, मैं समझा अविनाश जी से बात कर रहे हैं। नहीं, ये निश्चित रूप से ये सही है कि वो कांग्रेस वालों को भी ये गलतफहमी दिल्ली में थी कि भाई ये जाके बीजेपी का वोट काटेगा। तो दोनों पार्टियां अभी ये खुश हो सकती हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का काटेगी, कांग्रेस भी सोच सकती है कि बीजेपी का वोट कटेगा तो हमको मिलेगा। ये इसीलिए दिल्ली में उनको सुविधा हुई। और मेरा ऐसा मानना है कि कई बार ऐसा भी होता है कि उनके कुछ उम्मीदवार अपनी ही पार्टी से भेज दिए जाते हैं कि अच्छा वो उनकी तरफ से खड़े हो जाएं। ऐसा कई बार उस तरह के जो छोटे दल होते हैं वो बाद में आपने देखा होगा कि वो दूसरे दलों में फिर वापस भाजपा या कांग्रेस में चले जाते हैं जो सत्ता में आता है। तो मुझे लगता है कि एक ये संभावना जरूर बनती है कि उन्हें गलतफहमी, इसे मैं मानूंगा। देखिए, कोई भी, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर ऐसा नहीं मानते। वो किसी को ये नहीं मानते कि इससे मुझे फायदा होगा, वो सोचते हैं मेरा अपने बल पर मैं क्या करूं। यहाँ मैं इसलिए ये बात जोड़ूंगा, जब आप ये कहते हैं कि 20 साल से, अविनाश जी अभी जो कह रहे हैं वो ज़मीन पे बैठे बने, इंदौर से, भोपाल से वो ज़्यादा परिचित हैं, लेकिन मैं उनका ध्यान दिलाऊंगा कि बंगाल में कम्युनिस्टों ने कितने साल राज किया, 25-30 साल। उड़ीसा में आज भी नवीन पटनायक जितना पॉपुलर हैं और काम चला रहे हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए कि ये कह सके। वहाँ भी कांग्रेस बहुत अच्छी थी, नंदिनी सतपथी और बीजू पटनायक तो खुद ही कांग्रेस में थे एक समय में जी। तो इसलिए ये सही है कि दूसरा विकल्प दिखता है, लेकिन ये भी मत मानिए कि 20 साल बाद भी सत्ता में नहीं आया जा सकता जी। मोदी जी के लिए वो बराबर जैसे सत्ता में आते रहे गुजरात में, शिवराज जी भी या उनकी पार्टी, मोदी और शिवराज
इसीलिए परिवर्तन नहीं किया गया है, इसी विश्वास से जी कि जी जो जी। भी आएगा उससे हमें फायदा होगा, आकर देखे मैदान में आ जाए, हम लड़ लेंगे। जी। तो ये एक चुनावी खेल है, अभी 6 महीने 8 महीने बाकी हैं, इसलिए हम निष्कर्ष नहीं निकाल रहे, लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि आरएसएस कितना बड़ा काम करता है। आज भी आरएसएस की बैठक खत्म हुई है, तो उनके जो वर्कर हैं, स्वयंसेवक हैं, वो तो घर घर गांव-गांव जाएंगे। बीजेपी के लोगों को टारगेट दिया गया है। बिल्कुल, लेकिन एक हकीकत ये भी है आलोक जी के 2018 में भी ये सब लोग गए थे, 2018 में भी मोदी थे, 2018 में भी शिवराज थे, बावजूद इसके कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो गया। और मध्य प्रदेश में आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो बीजेपी के कार्यकर्ता थोड़ा निराश है, इसलिए दिल्ली के तमाम नेता इस वक्त मध्य प्रदेश में डेरा डाले हुए हैं, पॉकेट्स में डेरा डाले हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा है कि दुधारू तलवार भी हो सकता है, यानी ये किसे नुकसान पहुंचाए और किसे फायदा पहुंचाए, भले ही सरकार में ना पाए, लेकिन ये कहना अभी मुश्किल है। बहुत समय इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आलोक जी का, शुक्रिया हम करेंगे अभिलाष जी का, तो हमारे साथ इस पर चर्चा में बने रहे। तो फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।